हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्रेड ना, लंग कैंसर का स्प्रेड कैसे होता है यानी मेटास्टेसिस कैसे होता है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे जो ट्यूमर स्टेजिंग। ठीक है, ट्यूमर स्टेजिंग के बारे में देखेंगे और क्या कि कौन कौन सी स्टेजिंग होती है, क्या क्लासिफिकेशन होता है ना, वो भी आ सकता है क्या कार्सिनोमा लंग का ट्यूमर स्टेजिंग। ठीक है, तो स्प्रेड में सबसे पहले बात करते हैं। डायरेक्ट होता है, लिम्फेटिक होता है, हेमाटोजेनस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, मेरे को बताओ कि ये जो डायरेक्ट मतलब हुआ, ये जो ये दूसरा ये ब्रोंकस है, यहाँ पे लंग कैंसर है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा थंब है वो लंग कैंसर मतलब ट्यूमर है, और यहाँ पे दूसरे टिश्यूज है। तो वो डायरेक्ट टिश्यू यहाँ पे इन्वेड हुआ, यहाँ से वो यहाँ गया और यहाँ से वो उसने ग्रोथ शुरू कर दी। ठीक है, जो ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस के चारों तरफ, ब्रोंकस अगर ये मान लीजिए ब्रोंकस है तो उसके चारों तरफ का जो एरिया है पैरेन्काइमा, लंग पैरेन्काइमा, वो ट्यूमर सेल्स से रिप्लेस हो जाएगी। लिम्फेटिक स्प्रेड में क्या होगा, लिम्फेटिक स्प्रेड में यहाँ पे लिम्फेटिक चैनल बीच में आ जाएगा। ये एक ट्यूमर सेल है और ये दूसरा टिश्यू है, तो बीच में लिम्फेटिक फ्लूइड के थ्रू पर हो जाएगा। लिम्फ नोड्स अफेक्टेड होंगी, पहले हिलार लिम्फ नोड अफेक्ट होंगी, फिर सर्वाइकल, पैरायोटिक, ये वाली लिम्फ नोड्स अफेक्ट होके वो दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, हेमाटोजेनस स्प्रेड में यहाँ पे ब्लड वेजल्स आ जाएंगी। आपने देखा होगा जो मैंने बताया था वीजीएफ जो होता है वो एंजियोजेनेसिस करवाता है। जहां भी ट्यूमर ग्रोथ होगी ब्लड वेजल्स भी बढ़ जाएंगी, एंजियोजेनेसिस होगी। तो वहां पे ब्लड के थ्रू अगर यहाँ से कुछ सेल्स ब्लड में आए, ब्लड ब्लड तो पूरे हार्ट, पूरे बॉडी में जाएगा हार्ट के थ्रू, तो वहां पर वो जाकर के सीड हो जाएगा, अलग अलग जगह पर सीड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डायरेक्ट स्प्रेड में इन्वेट, मैंने बताया इन्वेट थ्रू द पेरी ब्रोंकियल लंग टिश्यू, वहां पे चला जाएगा, वहां पे डिस्ट्रॉय कर देगा जो लंग पैरेन्काइमा और वो उनको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो थोरेसिक केज में जाता है तो ब्रेकियल प्लेक्सिस को अफेक्ट कर सकता है, सिंपैथेटिक चेन को अफेक्ट कर सकता है, सिंपैथेटिक चेन को अफेक्ट कर सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस को अफेक्ट कर सकता है, और अगर सेंसरी और पेन एंड सेंसरी डिस्टर्बेंसेस होंगे तो हम उसे पेन कॉस्ट सिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट इन्वेजन, यहाँ से सेल्स दूसरी जगह पे जा सकता है ना, इस अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वो तीन तरीके से हो सकता है। ठीक है, लिम्फेटिक स्प्रेड हमने बताया, सबसे पहले हिलार लिम्फ नोड्स अफेक्ट होंगी, देन लिम्फेटिक मेटास्टेसिस टू मीडियास्टेनल, सर्वाइकल, सुप्राक्लेविकुलर एंड पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स होते हैं अफेक्टेड। उसके बाद इन्वेजन अगर थोरेसिक डक्ट में होता है, डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ थोरेसिक डक्ट, अगर थोरेसिक डक्ट जो होती है उसमें अगर इन्वेजन हो गया तो जो सिक्रीशन, जो एसाइटिस होगा वो काइलस एसाइटिस होगा। काइलस एसाइटिस का मतलब क्या है, काइलस एसाइटिस का मतलब है लिम्फ फ्लूइड हमें पेरिटोनियल कैविटी में मिलेगा। ठीक है, लिम्फ फ्लूइड मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है, एक कॉज काइलस एसाइटिस का लंग कैंसर भी होता है, मेटास्टेसिस ऑफ लंग कैंसर। ठीक है, हेमाटोजेनस स्प्रेड की बात करें तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस ब्लड स्क्रीन के थ्रू होगा, वाइड स्प्रेड इन अर्ली, मतलब जल्दी भी हो सकता है, जल्दी होता है और बहुत भयंकर होता है, क्योंकि ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट से वो पूरी बॉडी में जा सकता है। ठीक है, द साइट्स अफेक्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इन्वॉल्वमेंट, मतलब पहले सबसे मोस्ट कॉमन लिवर होता है, देन एड्रिनल बोन्स होती है, देन पैनक्रियाज होता है, ब्रेन होता है, अपोजिट लंग होता है, किडनीज एंड थायराइड होता है ना। साइड इफेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इन्वॉल्वमेंट, सबसे टॉप पर लिवर रहेगा, सब मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस लिवर में होता है, एड्रिनल बोन्स, पैनक्रियाज, ब्रेन, अपोजिट लंग और किडनी एंड थायराइड। ठीक है, तो याद रखना है ये जो ये देखो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये जा रहा है ब्लड वेसल, और यहाँ से सीडिंग कर ली, सीडिंग होती है, मतलब एक तरीके से ये समझो कि बीज उसके जो फ्लावर है उसमें बीज होते हैं ना, मान लो ये सब, और वो फूट गया एकदम से, तो वो सब जगह जहां जहां फैलेगा वहां वहां अपना ग्रो कर लेगा, तो सीडिंग ऑफ ट्यूमर बोलते हैं उसको। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले ध्यान रखना है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमें करना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक एड्स क्या होती है, कैसे पहचानेंगे, एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन ऑफ स्प्यूटम करेंगे, स्प्यूटम में हमें ट्यूमर सेल्स देख सकते हैं ना, ब्रोंकियल वॉशिंग करेंगे, ब्रोंकियोअल्वुलर लवाज करेंगे, ये तीन चार चीजें हैं जो हमें देखना है। उसके बाद देन अब कुछ वो होते हैं इसके जो फीचर्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स, तो हम बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं और वो कैसे कॉज होते हैं, उनके उनका पीछे का पैथोलॉजी क्या है वो जानेंगे। रॉबिन से ये टेबल लिख लिया, इतना लिख दोगे काफी हो जाएगा। कफ में बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल एयरवेज है, अगर इरिटेशन करेगा, सेंट्रल एयरवेज इन्वॉल्व हो गई तो इरिटेशन होगा। हिमोप्टिसिस है, हिमोप्टिसिस अगर होगा तो हीमरेज एंड ट्यूमर इन द एयरवे है ना, हिमोप्टिसिस होगा 20, मतलब ब्लड इन स्प्यूटम होगा, ब्लड इन स्प्यूटम होगा, तो हीमरेज फ्रॉम ट्यूमर इन द एयरवे, एयरवे में वहां पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्यूमर है और यहाँ पे ट्यूमर है और यहाँ से उसके ब्लड आ गया,
ठीक है, तो ऊपर जाकर के कफ के में आएगा। चेस्ट पेन अगर वो चेस्ट कैविटी में मीडियास्टिनम में उसका इन्वेजन हो गया, एक्सटेंशन ऑफ ट्यूमर इनटू मीडियास्टिनम प्लूरा और चेस्ट वॉल, तो दर्द होगा, चेस्ट पेन होगा। तो ये याद रखना है, कफ जो होता है वो 50 to 75% होता है, हीमोप्टिसिस 25 से 50% होता है और चेस्ट पेन 20% होता है। ठीक है, निमोनिया एब्सेस अगर लोअर कोलैप्स है, अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो हो जाएगा निमोनिया। लिपोइड निमोनिया है, ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन एक्यूमुलेशन ऑफ सेलुलर लिपिड इन फोमी मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस है, ट्यूमर का ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना। ऐसा अगर ट्यूमर के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, वहां पे मैक्रोफेजेस आए और मैक्रोफेजेस के अंदर में सेलुलर लिपिड्स वो उनका एक्यूमुलेशन हो गया। ठीक है, तो लिपोइड निमोनिया हो जाएगा। और प्लूरल इफ्यूजन होगा, स्प्रेड इनटू द प्लूरल में अगर ट्यूमर चला गया तो प्लूरल इफ्यूजन होगा। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व अगर इन्वेड होगी उसका अफेक्शन होगा, मतलब अफेक्ट हो जाएगी तो गड़बड़ होगी। डिस्फेजिया अगर वो फूड पाइप में इन्वेड करेगा, ट्रैकिया से सीधे सीधे फूड पाइप, पीछे फूड पाइप लगा हुआ है, तो अगर वहां पे जाके उसने अपने ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स ला गए तो हमें डिस्फेजिया होगा। ठीक है, डायफ्राम पैरालिसिस, फ्रेनिक नर्व अगर इन्वॉल्व होगी, फ्रेनिक नर्व ट्यूमर के आसपास अगर मिलती है तो डायफ्राम पैरालिसिस हो जाएगा। रिब डिस्ट्रक्शन अगर चेस्ट फॉल इन्वेजन होता है तो रिब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम, सुपीरियर वेना कावा कंप्रेशन होने लगेगा। हॉर्नर सिंड्रोम, सिंपैथेटिक गैंग्लिया अगर इन्वेड हो जाएगा तो दिक्कत होगी, है ना। पेरिकार्डाइटिस है तो पेरिकार्डियम जो है अगर उसका इन्वॉल्वमेंट होगा तो पेरिकार्डाइटिस टेम्पोनेट वगैरह होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। एक बार ये डायग्राम देख लो, कफ दैट परसिस्ट वर्सन प्रोड्यूस कफ, है ना। वीजिंग हो रही है, फटीग हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस इंपॉर्टेंट है, चेस्ट पेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम पढ़ते हैं स्टेजिंग इन प्रोग्नोसिस, है ना। स्टेजिंग इन प्रोग्नोसिस ट्यूमर सेल्स के बारे में थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, सब लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये कठिन लगता है, इसमें हमें याद करना पड़ता है स्टेजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उनका सेंटीमीटर और ये सब, लेकिन हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जो टीएनएम स्टेजिंग है उसमें ट्यूमर, लिम्फ नोड्स, नोडल इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टेसिस, ये तीन चीजों पर बात की गई है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले तो फीचर्स ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, फिर नोडल इन्वॉल्वमेंट और डिस्टेंट मेटास्टेसिस, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है, स्टेजिंग अकॉर्डिंग टू टीएनएम क्लासिफिकेशन। फिर डिवाइड्स लंग कैंसर्स इनटू 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। एक ओकल्ट होता है और स्टेज 1 2 3। ठीक है, याद रखना है स्टेज 1 2 3। अब malignant cells in bronchopulmonary secretions with no evidence of primary tumor or metastasis, है ना। malignant cells ब्रोंकोपल्मोनरी सीक्रेशंस में है लेकिन कोई एविडेंस नहीं है प्राइमरी ट्यूमर या मेटास्टेसिस का। कोई अभी ऐसा नहीं है कि ट्यूमर अभी आया है ना, अभी कोई उसका एविडेंस हमें नहीं मिला है। ठीक है, स्टेज 1 में ट्यूमर लेस देन 3 सेंटीमीटर का, ये याद रखो। स्टेज 2 में ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर का है और स्टेज 3 में एनी साइज का ट्यूमर है। तीन चीजें याद कर ली, लेस देन 3 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, एनी साइज। ठीक है, उसके बाद विद इप्सिलेटर नोडल इन्वॉल्वमेंट में देखना है और डिस्टेंट मेटास्टेसिस को हमें देखना है। उस उन बेसिस पे तीनों चीजों पर हम बात करेंगे। पहले साइज हो गया, लेस देन 3 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर और एनी साइज। ठीक है, अब विद और विदाउट इप्सिलेटरल नोडल इन्वॉल्वमेंट। इप्सिलेटरल नोडल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, सेम साइड की नोड्स का इन्वॉल्व होना। ठीक है, विद और विदाउट मतलब उस लिम्फ नोड में भी वो ट्यूमर सेल्स जा चुके हैं, तो यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में डिस्टेंस मेटास्टेसिस नहीं है, थर्ड स्टेज में ही डिस्टेंस मेटास्टेसिस आता है। ठीक है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज इतना याद हो गया। विद और विदाउट इप्सिलेटर नोडल इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर का है और विद इप्सिलेटर हिलाल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है तो फिर हम बोलेंगे स्टेज 2 का है। और अगर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी साइज इन्वॉल्विंग एडजेसेंट स्ट्रक्चर कॉन्ट्रालेटरल लिम्फ नोड, दूसरी साइड की लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो चुकी है तो फिर स्टेज 3 आ जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। आया समझ में। अब बात करते हैं प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में अगर हमारा ट्यूमर सेल जो है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, पुअर आउटकम्स है, और ओवरऑल प्रोग्नोसिस भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। अगर हम देखेंगे कि तो 5 साल का जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है कि अगर कोई पेशेंट को डायग्नोस हुआ है कैंसर, उसके 5 साल तक उसका सर्वाइवल, जीने के चांसेस, जिंदा रहने के चांसेस, सही भाषा में बोले जिंदा रहने के चांसेस कितने रहेंगे, तो ये 9% था पहले, लेकिन ओवर 30 ईयर्स में ये 9 से 15% तक ही बढ़ पाया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। सिंपल है, देखो इसमें आंसर अगर अपन को बढ़ाना है ना तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो बुक में पता नहीं मिक्स्ड रहती है, उसे थोड़ा सा हमने बाहर निकाल के रख दिया, दिखने लगी है वो।
प्रोग्नोसिस बाय सब टाइप्स की अगर हम बात करें तो एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो रहता है वो स्लाइटली बेटर प्रोग्नोसिस के रहते हैं ना, एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लोकलाइज्ड रहते हैं और रिसेक्टेबल अगर है तो बेटर प्रोग्नोसिस होती है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, बस इतना ध्यान रखना है। ड्यू टू इनफेक्टिव सर्जिकल ट्रीटमेंट भी नहीं है, सेंसिटिव, हाँ रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी उसके सेंसिटिव के लिए वो सेंसिटिव है, लेकिन सर्जरी इनफेक्टिव है उसमें, ठीक है। बस इतना ही था जहां तक है, इसके आगे की चीजें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है वो एक अलग से लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू मच, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने 5 6 7 दोस्तों के साथ ताकि इसको हम और भी ज्यादा बढ़ा सकें, है ना। बहुत सारे पूरा ट्राई करेंगे हम, मतलब ट्राई नहीं, कंप्लीट आपको पैथोलॉजी के लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपकी बुक से कंपेरेबल होंगे। मतलब आप बुक पढ़ रहे हो और उसके बाद लेक्चर देखोगे तो आपको मजा आएगा, लेक्चर देख करके बुक पढ़ोगे तो भी मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बुक पढ़ने में मजा आएगा। बस ये ऐसे समझो कि ये मैंने रिप्लेसमेंट नहीं है बुक रीडिंग का, ये मैंने आपको बुक पढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए लेक्चर्स बनाए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।